Hello everyone, here I'm back from the video lecture and today we are going to discuss the progression in kinesiology. बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को हम प्रोग्रेस कैसे करते हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप प्रोग्रेस करके रेजिस्टेंसेस को आप प्रोग्रेस कर सकते हो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मेजर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज। सो मेजर इज दैट कि अगर आप प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस को लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ठीक है, सो प्रोग्रेशन सिंपल इज दैट कि इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज करा दो आप डिफिकल्टी एक्सरसाइजेस की। ठीक है, सिंपल इन वेरी सिंपल वे यू कैन से लाइक दैट। लाइक पेशेंट की मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव कराने के लिए हम उस डिफिकल्टी के लेवल को इंक्रीज कराते जाते हैं। ठीक है, अगर तो रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं ना होगी तो मसल की इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सो हमें ज़रूरत होती है कि हम प्रॉपरली रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कराएं पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, सो स्ट्रेंथनिंग को कंटिन्यू करने के लिए ना जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होनी चाहिए ना वो हमेशा से स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। मतलब प्रिंसिपल ये होता है कि पावर इंक्रीज, अगर मसल की आपने पावर इंक्रीज करानी है तो रेजिस्टेंस को मतलब बहुत अच्छे प्रोपोर्शनैलिटी के आप कह सकते हो या प्रोपोर्शनली आप कह सकते हो कि आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराते हो। इसका मेजर प्रिंसिपल ये है कि पावर को इंक्रीज कराने के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करानी है। ठीक है, ताकि क्या हो कि मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, आपकी रिकवरी का जो एक वो प्लाटू रीच हो जाता है ना कि आप इसके बाद रिकवरी नहीं होगी, तो वो उसको प्रिवेंट कर सको, आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को एंड तक रिकवर कर सको। ठीक है, फंक्शनल गेन जितना मैक्सिमम बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उस मसल के लिए उतना आप गेन कर सको। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि जितना उसको ज़रूरत है ना काम की उस हद तक आप ले। ठीक है, सो अब हमारे पास मेजरली 4 मेथड्स को हम यूज़ करते हैं जो आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स में डिस्कस किए गए। ठीक है, अब ये जो 4 मेथड्स है ना, ठीक है, इसको वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन सिंपल इज दैट कि आपके पास ना जो 4 मेथड्स इनकी बात की गई है ना ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराने के लिए किस किस तरीके से हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करा सकते हैं। सबसे पहले वेट मोस्ट कॉमन मेथड है, आप कोई भी वेट इंक्रीज करा दो। फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट ने पहले कुछ एक वीक में 2 kg का, मतलब एक वीक तो नहीं होता वैसे, 1 to 2 to 3 days के बाद आप अगर 2 kg का वेट पेशेंट उठा रहा था तो आप 2.5 kg कर दो। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन के बाद 3 kg कर दो, फिर उसको 2-3 दिन के बाद 3.5, फिर 4 kg कर दो। इस तरीके से आप प्रोग्रेस कराओ। वेट को जब आप इंक्रीज कराओगे ना तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्पीड को आपने चेंज नहीं करना, रेंज ऑफ मोशन को आपने चेंज नहीं करना, ड्यूरेशन को आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ वेट ही बढ़ाना है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिपेंड करता है कि हमारे पास मसल का ग्रुप कौन सा है, स्पीड की रिकवरी कैसी है, और हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग की कैसी है कि मसल की स्ट्रेंथ कितने अच्छे से इम्प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, सो आपने जब वेट इंक्रीज कराया तो बाकी सारे फैक्टर्स को आपने नहीं छेड़ा। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेवरेज। ठीक है, लेवरेज आप कर सकते हो। अब लेवरेज करना एक सिंपल मतलब ये, जैसे हमने लिवर्स को डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, तो वही लेवर्स है। ठीक है, उन्हीं लेवर्स के और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि हम सिर्फ वेट को नहीं बल्कि वेट जहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना उस एरिया का लेवरेज भी इंक्रीज करा सकते हो। ठीक है, जितनी दूर आप वेट अप्लाई करोगे ना, जितना वो जॉइंट्स से अपने फलक्रम से दूर हो जाएगा उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आप इस तरीके से भी आप करा सकते हो लेवरेज इंक्रीज करा के। मतलब वेट नहीं मैंने इंक्रीज किया, फोर्स सेम है लेकिन मैंने क्या किया, एरिया इंक्रीज करा दिया, तो हमारे पास क्या हुआ कि लेवरेज बढ़ गया। लेवरेज बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। सो दैट मीन्स कि आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या, मूवमेंट ऑफ आर्म वेट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फुलक्रम। तो वेट अगर इंक्रीज नहीं भी हुआ, मूवमेंट ऑफ आर्म में दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ इंक्रीज हुई, अगर आप वेट नहीं करा रहे तो डिस्टेंस फुलक्रम का जो डिस्टेंस है ना उसको इंक्रीज कर दो तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर शोल्डर की मैं एबडक्शन कराना चाहती हूँ और मैं एल्बो के पास से देती हूँ तो रेजिस्टेंस कम लगेगी, और रिस्ट के करीब लेके जाऊंगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगी। तो सिंपल इज दैट की शोल्डर की एबडक्शन होगी है ना, तो साइड पे आप लेके जाओ, एबडक्शन परफॉर्म की, क्या किया, सिंपल है ना कि एबडक्शन परफॉर्म की तो हमारे पास, सॉरी हम पहले एक्सप्लोर कर लेते ताकि आपको पता हो कि हम किस पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास हम लेवरेज को इंक्रीज करा रहे हैं। ठीक है,
अब आपके पास ना सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे भी शोल्डर के एब्डक्टर्स की आपको एग्जांपल दी गई है कि अगर आप एल्बो के करीब दोगे ना तो दैट मीन्स कि छोटा डिस्टेंस है, तो हमारे पास कम फोर्स है, कम रेजिस्टेंस है। जब आप रिस्ट के पास से फोर्स लगाओगे ना, रेजिस्टेंस लगाओगे, तो हमारे पास लेवरेज ज़्यादा है, तो क्या होगा, सिंपल एज आर्ट कि हमारे पास फुलक्रम इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो आप इस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि स्टार्टिंग आप एल्बो से करो फिर रिस्ट तक ले जाओ, ठीक है। सेकेंड, थर्ड चीज आती है अल्ट्रेशन इन द स्पीड ऑफ मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अल्ट्रेशन है हमारे पास स्पीड ऑफ मूवमेंट में, मतलब नेचुरल और कंफर्टेबल स्पीड जो होती है ना वो बेस्ट होती है किसी भी मसल के लिए, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मसल जो होता है ना वो नेचुरल और कंफर्टेबल स्पीड के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। सो अगर तो हम कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो ईजिएस्ट होती है नेचुरल स्पीड के साथ होती है, फास्ट स्लो जैसे भी आप कराते हो ना वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाती है डिफिकल्टी को, ठीक है। इसेंट्रिक जो होती है वो स्लो मूवमेंट में ज़्यादा रेजिस्टेंस का इफेक्ट आता है, फास्टर में ईजियर परफॉर्म होती है। तो हम अल्ट्रेशन इसलिए करते हैं कि जैसे जैसे स्पीड चेंज की तो उस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो। अगर तो मैं आपको सिंपल बात बताऊँ ना कि हम हिल किसी भी क्लाइंब करें किसी भी हिल के ऊपर, ठीक है। सो अगर तो आप अपनी स्पीड के साथ करोगे ना तो वो ईजी होगा, ऐसा ही है। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे और ज़्यादा तेज़ी से आओगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा। सो दैट मीन्स कि डिपेंड्स कि हमारे पास किस तरीके पे किस जगह पे अप्लाई हो रही है। सो अब मैं आपकी सिंपल सी अगर मैं इस चीज़ की एग्जांपल, हम ये थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल क्योंकि ये बुक की एग्जांपल थी, मैं आपको इससे इजी एग्जांपल देती हूँ कि स्पीड कैसे आप इसको अल्ट्रेशन कर सकते हो। कि मेरे पास पेशेंट है, ठीक है, और उसकी क्या कहते हैं कि वो पहले दिन ना उसकी स्पीड मैंने थोड़ी स्लो मूवमेंट में एक्सरसाइज कराई। फॉर एग्जांपल मैंने एल्बो की फ्लेक्शन करवाई, इजी एग्जांपल होती है इसलिए मैं एल्बो की फ्लेक्शन की एग्जांपल देती हूँ। एल्बो की फ्लेक्शन करवाई मैंने पहले थोड़ी स्लो स्पीड के साथ करवाई, रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, जो थोड़ा सा वेट मैंने दिया था उसी के साथ एल्बो की फ्लेक्शन है। अब मैंने उसको बोला कि आपने इसकी स्पीड नेक्स्ट डे से, जैसे पहले अगर 3 सेकेंड्स में पेशेंट एल्बो की फ्लेक्शन कंप्लीट कर रहा है या 4 सेकेंड्स में या 5 सेकेंड्स में, तो अब मैं बोलूँगी कि आपने 3 to 2 सेकेंड्स के अंदर इस एल्बो की फ्लेक्शन को कंप्लीट करना है। दिस इज़ वेयर अल्ट्रेशन एंड स्पीड मैटर्स, ठीक है। लेकिन एक नेचुरल और कंफर्टेबल स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल एज दैट। और ये बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस एक्सरसाइज होती है जब आप स्पीड को चेंज करते हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है आपके पास ड्यूरेशन की बात, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन, ओके। ड्यूरेशन की बात आ जाती है कि हम इंक्रीज कराएंगे ड्यूरेशन में तो हमारे पास तब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो कैसे, सिंपल इज दैट कि पहले मैंने क्या कहा कि पेशेंट को कहा कि आपने ना इस एक्सरसाइज को, देखो आपकी बुक में ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल करके लिखी है, मैं आपको इजी एग्जाम्पल्स के साथ बता रही हूँ। पहले दिन मैंने पेशेंट को कहा कि आपने इस एक्सरसाइज का फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रेच किया, ठीक है, उसको मैंने कहा कि आपने स्ट्रेच को 3 to 5 सेकेंड होल्ड करना है। 2 से 3 दिन के बाद मैंने उसको कहा कि ये स्ट्रेच को आपने 10 सेकेंड के लिए रोक के रखना है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ड्यूरेशन को इंक्रीज करा दिया। इसी तरीके से, एक सिंपल सा एग्जांपल, इस तरीके से आप रिपीटिशन के दोगे, रिपीटिशन ज़्यादा होंगी तो आप उन रिपीटिशन के अंदर भी दोगे कि अगर आपने पहले दिन 2 कराए थे या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए किया था, अब आपने 15-20 सेकेंड उससे ज़्यादा बढ़ाने, लेकिन इससे फटीग आपने देखनी है कि बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। एक नॉर्मल सी रहे अगर है भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फटीग की तरफ नहीं जाना चाहिए पेशेंट, ठीक है। बहुत नॉर्मल एक नेचुरल फटीग जो होगी ना वो तो ठीक है, जैसे एक स्लाइड सी होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक्सरसाइज को अगर आप स्टार्ट करवाते हो तो आप क्या करते हो, मसल्स में वार्म अप कराते हो, ठीक है। वो वार्म अप कैसे होते हैं कि एक्सरसाइज ताकि बाद वाली ईजी हो जाए। अगर रिपीटेशन ज़्यादा करानी है या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करानी है तो फटीग डेवलप होती है, तो हमारे पास एक्सरसाइज मुश्किल हो जाती है। दैट्स वाई कि हम कहते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी हम स्टार्टिंग में वार्म अप करा के इसको ईजी कर दें। अब क्या हुआ, तो क्योंकि हमारे पास अगर वार्म अप नहीं कराएंगे ना तो स्टार्टिंग में पेशेंट शायद जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना उसकी बॉडी फटीग में चली जाएगी, फिर वो एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर सकेगा। दैट्स वाई कि हम कराते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि रेपिटेशन हो या टाइम हो, अगर आप इंक्रीज कराओगे तो मसल का लोड इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मैं इसको 5
मैं इसको 10 मिनट के लिए किसी भी चीज़ को पकड़ती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने एक कप पकड़ा है और 10 सेकेंड के लिए पकड़ा है, सॉरी 10 मिनट के लिए पकड़ा है, ओके, मैं शायद 10 मिनट के लिए पकड़ भी लूँ। जब कोई मुझे कहेगा कि अब आपने इसको आधे घंटे के लिए पकड़ना है, तो हो सकता है कि 10 से 15 से 20 मिनट के बाद मेरा हाथ में पेन होना स्टार्ट हो, मेरे हाथों से वो कप गिरने लगे, ठीक है। स्टार्ट मीन्स क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं है। ओनली द चेंज इज बेसिकली, अच्छा आप इसमें चीज़ें देख सकते हो कि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पास कप नीचे गिर जाएगा, या जोर बहुत लग रहा है मसल के ऊपर, लेकिन सेम ग्रेविटी जब पहले 10 मिनट मैंने कप पकड़ा है वो एक्ट कर रही थी। तो अभी हमारे मसल के अंदर इशू आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस खुद ब खुद इंक्रीज हुई। दैट्स वाई हमारे पास एट द एंड हमारे पास से वो कप गिर रहा है या गिरने लगा है। सो दैट इज बेसिकली यू कैन से द इंक्रीज इन ड्यूरेशन, ठीक है। अब आपकी बुक में काफ़ी मुश्किल करके इस चीज़ को लिखा होता है, हम बहुत इजी तरीके से समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। प्रोग्रेशन आपने हमेशा याद रखना, एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे पास एक्सरसाइज थेरेपी का, और स्पेशली स्ट्रेंथ जब हम ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप वेट से दो, डिस्टेंस फ्रॉम जॉइंट जैसे हमने लेवरेज की बात की, स्पीड ऑफ मूवमेंट, ड्यूरेशन और रिपीटेशन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रॉपर प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराने के लिए, रिकवरी फास्ट हो जाए और फंक्शनल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। सो ये आपने हमेशा से याद रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट में हम फिर इफेक्ट्स और यूजेस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।